भ्रष्टाचार एक ग्लेशियर की तरह है। वो जितना पानी के ऊपर दिखता है उससे कहीं गुना ज्यादा उसकी जड़ें पानी के नीचे है। चुनावी धांधली चिकित्सा के क्षेत्र में जानबूझकर गलत ऑपरेशन करके पैसा ऐंठना, काला बाजारी, कम कीमत में सामान खरीदकर महंगा बताना, घूस लेना, टैक्स चोरी करना, परीक्षार्थी का गलत मूल्यांकन करना, हफ्ता वसूली करना, न्यायाधीशों द्वारा पक्षपात पूर्ण निर्णय देना, वोट के लिए पैसे और शराब बांटना, वोट देने के लिए पैसे और शराब लेना, सरकारी नौकरी के लिए भाई भतीजावाद करना, पैसे देकर रिपोर्ट छपवाना, नौकरी पाने से लेकर ट्रांसफर, प्रमोशन, हर चीजों में भ्रष्टाचार है। शायद ही ऐसा कोई क्षेत्र होगा जहां भ्रष्टाचार ना हो। कुछ लोग तो इतने समझदार होते हैं कि एग्जाम पेपर तक में 100 का नोट चिपका करके आ जाते हैं इस उम्मीद से कि उसे पास कर दिया जाएगा। क्या करप्शन सच में बुरा होता है? जब हम घर से बाहर बाइक लेकर के निकलते हैं तो हेलमेट से लेकर के अधिकतर लोगों का अभी तक लाइसेंस तक नहीं बना होगा। यहाँ तक कि चप्पल पहनकर बाइक चलाने तक में आपको हजारों रुपए का फाइन मारा जा सकता है। वो तो बीच में पुलिस वाले होते हैं जो 100 या 200 रुपए लेकर के आपको जाने देते हैं। जब हम घर से बाहर किसी अधिकारी के पास अपना काम कराने के लिए जाते हैं ना, तो ये दिमाग में सोच करके जाते हैं कि 10-20 रुपए दे करके अपना काम जल्दी से करा करके आ जाएंगे। सामने वाला अधिकारी और करप्शन तब बुरा हो जाता है जब सामने वाला अधिकारी 10-20 की जगह 100, 200, 300 या 500 मांगे। 10-20 रुपए लेकर के अगर अधिकारी अपना काम कर दे तो करप्शन काहे का बुरा? वो तो काम को आसानी से करने का जरिया बन जाएगा। ना लेने वाले को बुरा लगेगा, ना देने वाले को बुरा लगेगा। करप्शन एक सोच है जो बचपन से हमारे दिमाग में डाला गया है। मैं बताता हूं कैसे। जब हम बचपन में किसी बच्चे को चॉकलेट देते हैं तो क्या कहते हैं? बेटा किसी दिन फिर आपको चॉकलेट दूंगा। और वही बच्चा जब बड़ा होकर के किसी पद में बैठेगा तो उसे तो बचपन सिखाया गया, अगर कुछ करना है तो उसके बदले कुछ लेना पड़ेगा। अब वो तो उसका व्यक्तिगत सोच है कि वो कैसे और किस तरीके से लेता है और कितना लेता है। लोगों को पता होने के बावजूद कि सरकारी नौकरी में कितना कंपटीशन है, और सालों तक तैयारी करते रहते हैं और माँ बाप भी अंधा पैसा लगाते रहते हैं बच्चों के ऊपर, और दोनों मिलकर सरकार को पूछते हैं कि वैकेंसी कितनी कम है। ऐसे लोग क्या समाज का उद्धार करने के लिए सरकारी नौकरी करना चाहते हैं? ठेंगा। अधिकतर लोग अपनी स्वार्थ पूर्ति करने के लिए सरकारी नौकरी करना चाहते हैं। और कितने लोगों ने कर लिया समाज का उद्धार? वो बस सिक्योरिटी चाहते हैं अपने फ्यूचर की, क्योंकि लोगों को पता है सरकारी नौकरी में काम बहुत कम है, पैसा बहुत ज्यादा है। एक साइन करने का पैसा मिलता है, लोग घंटों तक लाइन में लगे रहते हैं, रिस्पेक्ट अलग मिलती है। अब जो स्टूडेंट 21 से 22 साल की उम्र में ग्रेजुएट होता है, 30 से 32 साल की उम्र तक कोचिंग करता है, स्ट्रगल करता है, एग्जाम क्रैक करता है, वो किसी पद में आने के बाद समाज का उद्धार करेगा कि पहले अपना भड़ास निकालेगा? और कोई ईमानदार निकल भी गया ना, गवर्नमेंट जॉब का सिस्टम ही ऐसा है कि कहीं ना कहीं उसे भी करप्ट होना पड़ता है। इस बारे हम आगे बात करेंगे। आज जब हम भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो पुलिस विभाग या किसी अधिकारी का चेहरा सामने आता है। इसका क्या कारण है कि कुछ पुलिस कर्मचारी, कुछ अधिकारी इतने करप्ट होते हैं कि छोटी सी सैलरी होने के बावजूद करोड़ों की संपत्ति होती है? इसके पीछे सालों से चली आ रही परंपरा, प्रैक्टिस है। अगर हमें भारत में भ्रष्टाचार का वास्तविक कारण जानना है, कैसे आज से 2300 साल पहले चंद्रगुप्त मौर्य या चाणक्य के समय जहां भारतीय सच्चाई और सदाचार में डूबे रहते थे, वो कैसे इतने करप्ट हो गए, हमें इतिहास के पन्नों में झांकना होगा। 2300 साल पहले चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने कैसी व्यवस्था बनाई थी, इसके बारे में ग्रीस के राजदूत मेगास्थनीज ने अपनी बुक इंडिका में लिखा कि भारतीय सच्चाई और सदाचार में डूबे रहते हैं, ईमानदारी इनका सबसे बड़ा गुण है, वे अपने घरों और संपत्ति तक को खुला रखते हैं। मध्यकालीन भारत की बात करें तो अफगान राजाओं का भारत में शासन रहा। उन्हीं में से एक अलाउद्दीन खिलजी था जो 1296 में दिल्ली में बैठा। उसने अपने राज्य में भ्रष्ट कर्मचारियों के लिए बहुत सारे सख्त नियम बनाए, मौत तक की सजा निर्धारित की गई। लेकिन उल्टा फरियादी को बादशाह के दरबार तक पहुंचने के लिए रिश्वत देनी पड़ती थी। अब बात अगर अलाउद्दीन खिलजी की जाए तो वो राजा कैसे बना? पहले उसने अपने ससुर जलालुद्दीन खिलजी को मारा, उसके बाद देवगिरी का पूरा सोना लूटा और उसके बाद अपने सामने आने वाली हर ताकत को झुकाते गया। कहा तो ये भी जाता है कि विरोध करने वाले फौजी या मंत्रियों को वो रोज 20 किलो सोना दिया करता था। ऐसे उसने अपने विरोध को पूरी तरीके से खत्म कर दिया। इसी दौर में शुक्राना, नजराना, जबराना और हकराना जैसे शब्द भारतीय बोलचाल का हिस्सा बने। नजराना वो जो किसी सरकारी अधिकारी से मिलने में दिया जाता था उनकी नजर में आने के लिए। शुक्राना वो जब आपका काम हो जाए तो शुक्रिया अदा करने के लिए दिया जाता था। अब नजराना और शुक्राना तो फिर भी अपनी इच्छा से दिया जाता था, लेकिन हकराना और जबराना सरकारी अधिकारियों द्वारा जबरदस्ती छीन लिया जाता था। भारत पर आखिरी हुकूमत ब्रिटिश सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया, तो उनके जो तौर तरीके थे उनका हमारे समाज पर बहुत बड़ा प्रभाव था। 1651 तक अंग्रेजों को कस्टम ड्यूटी के बगैर भारत में व्यापार करने की अनुमति मिल गई थी।
1715 तक अंग्रेजों को न सिर्फ अंदरूनी इलाकों में व्यापार करने की अनुमति मिली बल्कि हथियारों के साथ गढ़ बनाने की भी अनुमति मिल गई। और फिर भारतीय धन के साथ लूट शब्द भी इंग्लैंड पहुंचा। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की डिक्शनरी में जो पहला शब्द भारत से गया था वो लूट शब्द था। इससे ही समझ जाता है कि अंग्रेजों ने भारत में क्या किया था और कैसे किया था। इस दौर में भारत में मुगलों का शासन था ही, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी भी अपना पैर पसार रही थी। 23 जून 1757 में पलासी युद्ध जीतने के बाद भारत के सबसे समृद्ध राज्य बंगाल में कंपनी स्थापित हो गई और इस युद्ध का हीरो था रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव ने बहुत ही छोटी सी सेना की मदद से इस युद्ध को जीता था, लेकिन बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ था। मीर जाफर को रॉबर्ट क्लाइव ने युद्ध जीतने के बाद नवाब बनाने का वादा किया था। रॉबर्ट क्लाइव को मीर जाफर ने 23,000 पाउंड, जो आज की कीमत के हिसाब से तकरीबन 24 लाख पाउंड सालाना देने का वादा किया था। रॉबर्ट क्लाइव जो थे एक सरकारी अधिकारी थे जिसे काम करने के बदले सैलरी मिलती थी, तो किस अधिकार से इतना पैसा भारत से बाहर लेकर जा रहे थे। जब इस बात की जांच पड़ताल इंग्लैंड में हुई तो रॉबर्ट क्लाइव ने खुद कहा कि बंगाल के लोग, रसूखदार लोग, अपने भविष्य को लेकर चिंतित थे। वो मुझे लेटर लिखा करते थे और महंगे महंगे तोहफे भेजा करते थे। मैं खुद अपने संयम पर हैरान हूँ। मैं चाहता तो मैं करोड़ों पाउंड कमा सकता था। क्लाइव के इंग्लैंड वापस लौटने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की हालत खराब हो गई, तो उन्हें फिर से भारत भेजा गया। लेकिन इस बार जब वो भारत आए तो भ्रष्टाचार के विरोध में थे, जिसकी वजह से सेना में बगावत हो गई। सभी सैनिक उनके विरुद्ध हो गए। रॉबर्ट क्लाइव ने जो नजराना, शुक्राना और तोहफा देने की परंपरा सदियों से चली आ रही थी, उस पर रोक लगा दी, जिसकी वजह से सेना उनके विरोध हो गई। रॉबर्ट क्लाइव ने खुद कहा कि सेना बगावत की ये जंग, ये युद्ध पलासी युद्ध से भी ज्यादा मुश्किल है। ईस्ट इंडिया कंपनी में भ्रष्टाचार की एक बहुत बड़ी वजह थी बेहद ही कम सैलरी, जिसे ठीक किया 1793 में गवर्नर जनरल चार्ल्स कॉर्नवालिस ने। चार्ल्स कॉर्नवालिस ने सैलरी इतनी बढ़ा दी ऑफिसर्स की, खासकर जो आईसीएस टाइप के अधिकारी होते थे, ताकि वो करप्ट प्रैक्टिसेस ना कर सके। जो जॉइंट सेक्रेटरी रैंक के अधिकारी होते थे उन्हें 1926 से 30 के समय 3,000 सैलरी तक मिलती थी, जो आज के हिसाब से आराम से 8 से 10 लाख के बराबर होगा। अब अगर हम थोड़ा सा भ्रष्टाचार को समझने की कोशिश करें तो हम इसी शब्द से इसका मतलब निकाल सकते हैं, जो होता है भ्रष्ट और आचार। जहां भ्रष्ट का मतलब होता है गलत और आचार का मतलब होता है आचरण, मतलब गलत आचरण। तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसा कार्य जो अपनी स्वार्थ सिद्धि की कामना के लिए समाज के भौतिक मूल्यों को ताक पर रखकर किया जाए, भ्रष्टाचार होता है। भ्रष्टाचरण से हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसा आचरण या काम करने का ऐसा तरीका जो आदर्शों, मूल्यों, परंपराओं, संवैधानिक मान्यताओं और नियम व कानून के अनुरूप ना हो। भारतीय संविधान, भारतीय मूल्यों, आदर्शों के साथ किए जाने वाला विश्वासघात भी भ्रष्टाचार होता है। क्या होता है कारण इस भ्रष्टाचार का? चलिए इसको कुछ टुकड़ों में समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम ये सोचे कि भ्रष्टाचार का कारण क्या है, भ्रष्टाचार, करप्शन किया क्यों जाता है, तो कई लोगों का कहना होता है कि बेहद ही कम सैलरी के कारण भ्रष्टाचार किया जाता है। लेकिन इतिहास में ऐसा हम देख चुके हैं कि सैलरी बहुत हद तक बढ़ा दी गई, लेकिन उसके बाद भी भ्रष्टाचार किया गया। अब ऑस्ट्रियन न्यूरोलॉजिस्ट सिगमंड फ्रायड की व्याख्या की बात करें तो उनकी हर चीजों को लेकर के एक व्याख्या है कि हर चीज की काम चेतना ही मूल चेतना है। मतलब उनकी माने तो भ्रष्टाचार करके लोग इज्जत, पैसा और ताकत कमाना चाहते हैं, जिससे वो एक सुंदर सी लड़की से शादी कर सके, उन पर अपना आधिपत्य जमा सके और उनका भोग कर सके। लेकिन फिर ऐसे लोगों का क्या जो सुंदर सी लड़की से शादी कर चुके हैं, उनका भोग कर रहे हैं, उसके बाद भी जीवन भर भ्रष्टाचार करते थे, करप्शन करते रहते हैं। मेरे हिसाब से भ्रष्टाचार एक अनिर्वचनीय शब्द है जिसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 4 कारण होते हैं जिसे आसानी से समझा जा सकता है। पहला सामाजिक कारण, दूसरा आर्थिक कारण, तीसरा संवैधानिक कारण, चौथा राजनीतिक कारण। भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा कारण है सामाजिक स्वीकार्यता। सिर्फ आर्थिक समस्या होती तो अमीर लोग भ्रष्टाचार नहीं करते। आज स्मार्ट शब्द का मतलब बदल गया है। पहले एक वाक्य होता था सादा जीवन उच्च विचार, लेकिन इसको बदल करके अब कर दिया गया उच्च जीवन सादा विचार। आज लोग स्मार्ट तब समझते हैं जब आप महंगे घर में रहे, महंगी गाड़ी हो, आपके पास घड़ी हो, चश्मा हो, महंगे कपड़े हो, जो प्रेरित करता है भ्रष्टाचार करने के लिए। अब हम महात्मा गांधी जी को इसलिए महान समझते हैं क्योंकि उनका जीवन सादा था, लेकिन उनके विचार बहुत ऊंचे थे। जितने भी संत हुए हैं, महावीर, गौतम बुद्ध, स्वामी विवेकानंद, ये महंगी महंगी गाड़ियों में थोड़ा घूमते थे, इनके विचार बहुत ऊंचे थे। आज समाज में सक्सेसफुल होने का जो पैरामीटर है वो बदल चुका है। दूसरा संवैधानिक कारण। अब आप सोच रहे हो कि संविधान का भ्रष्टाचार से क्या लेना देना, तो मैं ये नहीं कह रहा कि भ्रष्टाचार संविधान के कारण बढ़ा है, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं कि संविधान में ऐसे प्रावधानों को ऐड नहीं किया गया जिससे भ्रष्टाचार को रोका जा सके।
वैसे चुनाव आयोग का गठन किया गया जो निष्पक्ष होकर भारत में चुनाव कराती है। अब कहते तो ऐसा ही है। यूपीएससी का गठन किया गया जिससे अभी भी अच्छे अधिकारियों का चयन किया जाता है। भारत में यूपीएससी आज भी एक ऐसी संस्था मानी जाती है जिसमें करप्शन ना के बराबर है या नहीं है। तो क्यों नहीं एक ऐसी संस्था का गठन किया गया जो भ्रष्टाचार को रोकती। अब आज अगर विधायक या सांसदों से ऐसी उम्मीद की जाए कि वो एक ऐसा कानून बनाए जिससे वो खुद भ्रष्टाचार को रोक सके, जो भ्रष्टाचार वो खुद कर रहे हैं, ये तो बिल्ली के सामने दूध रखकर आंख मूंदने जैसी बात होगी। क्या कोई विधायक, कोई सांसद, कोई अधिकारी ऐसा कानून बना सकता है जिससे वो खुद भ्रष्टाचार ना कर सके? एक ऐसी संस्था है कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, तो भी पैसा खर्च होने के बाद ऑडिट करती है, पहले नहीं करती। ये तो पोस्टमार्टम अप्रोच हो गया। पूरा एक्टिव अप्रोच होता तो शायद भारत में भ्रष्टाचार बहुत कम होता। जबकि जो कैग है इसकी गठन ब्रिटिश सरकार ने 1884 में ही कर दिया था। तो क्यों नहीं जब संविधान बनाया जा रहा था तो इस कैग को प्रोएक्टिव अप्रोच बनाया गया जिससे पैसा खर्च होने के पहले ही उसको ऑडिट किया जा सके। तीसरा आर्थिक कारण, आर्थिक स्थिति खासकर किसी भी जॉब सेक्टर में बहुत बड़ा कारण होता है भ्रष्टाचार का। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं, यूपीएससी की एज लिमिट होती है जनरल की 32, ओबीसी की 35, एससी एसटी की 37, पीडब्ल्यूबीडी की 42। वहीं पीएससी की एज लिमिट होती है 21 to 40। अब मान लेते हैं किसी की जॉब अफसर 30 लगी है, उसके पहले वो एग्जाम की तैयारी कर रहा था, छोटा मोटा रोजगार करके अपना घर गृहस्थी चला रहा था। कई लोगों की तो इस समय तक शादी भी हो जाती है। अब जॉब चाहे किसी भी एज में लगे, लेकिन रिटायरमेंट फिक्स है कि 62 की एज में होने वाला है, तो बची 30 से 32 साल की नौकरी। अब इसी जॉब में उसे अपने शौक पूरे करने, फ्यूचर के लिए पैसा जमा करना है, डॉक्टर का बिल, बच्चों का खर्चा, और अगर आपकी शादी नहीं हुई तो शादी करना है। फिर वही बात आती है कि काम चेतना ही मूल चेतना है। वैसे हो तो सब सकता है अगर अपनी इच्छा में थोड़ा संयम रखा जाए, पर इतने सालों तक लोगों के ताने सवाल सुनने के बाद, अपने माँ बाप को मेहनत करते हुए देखने के बाद, कम पैसों में गुजारा करने के बाद अपने मन को काबू में कैसे रखा जाए? ऊपर से ऐसी व्यवस्था जहां अगर आप करप्ट नहीं है तो आपको किसी न किसी नेता का कॉल आ जाएगा कि आपको किसी नक्सल प्रभावित क्षेत्र में भेजा जा रहा है। तब तो आपको या तो रिश्वत लेनी पड़ेगी या तो देनी पड़ेगी। चौथा राजनीतिक कारण, सेंटर फॉर मीडिया स्टडी की एक रिपोर्ट के अनुसार से 2014 के लोकसभा चुनाव में 30,000 करोड़ रुपए खर्च किया गया था। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में 60,000 करोड़ रुपए खर्च किया गया था। मतलब औसतन 700 रुपए प्रति व्यक्ति की दर से पैसा खर्च किया गया था। और अभी 2024 का लोकसभा चुनाव आने वाला है, इस बार तो सारे रिकॉर्ड टूटने वाले हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि ये पैसे जो खर्च किए गए वो पैसे आए कहां से? करप्शन का सबसे बड़ा अड्डा वो मंच होता है जहां नेता खड़े होकर बड़ी बड़ी भाषण दिया करते हैं। ये चुनाव में जो पैसे खर्च होते हैं, जो राजनीतिक पार्टियां चुनाव लड़ती है वो बड़े बड़े बिजनेसमैन और ऑर्गेनाइजेशन से पैसे चंदे के रूप में लेकर के लड़ती है। अब जाहिर सी बात है, अगर कोई व्यक्ति चुनाव में दो पार्टी के ऊपर पैसा लगा रहा है तो पार्टी चाहे जो भी जीती, लेकिन उस व्यक्ति को चुनाव जीतने के बाद फायदा पहुंचाने के लिए किसी भी तरह के नियम को ताक पर रखकर काम किया जाएगा। जो ब्लैक मनी है उसको सबसे ज्यादा व्हाइट इसी राजनीति और चुनाव के माध्यम से किया जाता है। कैसे? मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मान लेते हैं एक उम्मीदवार है जिसको टिकट चाहिए चुनाव लड़ने के लिए, वो पार्टी से बात करेगा। पार्टी क्या कहेगी, भैया आपको लोगों तक अपनी पहुंच बनानी है, लेकिन साथ में पैसा भी देना पड़ेगा। पैसा डायरेक्ट तो लिया नहीं जा सकता, कुछ पैसे लिए जा सकते हैं चंदे के रूप में, लेकिन बाकी पैसे को आपको दिखाना पड़ेगा। तो पार्टी क्या कहेगी कि भाई कोई बड़ा नेता आने वाला है यहाँ पर, आप 2-3 कार्यक्रम करवा दीजिए, उसके बाद देखते हैं। अब 2-3 कार्यक्रम भी अगर करवा दिया गया तो मान लीजिए 40 से 50 लाख रुपए तो आराम से खर्च होगा। ये बेसिक सा एक एग्जांपल दे रहा हूँ। भ्रष्टाचार के प्रभाव की बात करें कि समाज में भ्रष्टाचार का क्या क्या प्रभाव पड़ता है, तो बहुत सारे प्रभाव है। एक छोटा सा एग्जांपल देकर आपको बताता हूँ, ज्यादा समय नहीं लूंगा। मान लेते एक जमीन है जिसकी कीमत 1 करोड़ रुपए है। जब कोई एक ईमानदार व्यक्ति उस 1 करोड़ की जमीन खरीदने जाता है तो जमीन उसे 1 करोड़ की पड़ती है। साथ में जो एडिशनल चार्जेस, रजिस्ट्री चार्जेस, वो भी उसे पे करना पड़ेगा। पर वही 1 करोड़ की जमीन जब कोई करप्ट आदमी अपने ब्लैक मनी से खरीद जाता है तो जमीन उसे 1 करोड़ की नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि उसने पहले इनकम टैक्स बचा चुका है उस 1 करोड़ रुपए में। और जब रजिस्ट्री के समय आती है तो वो पूरा तय कीमत शो नहीं करता, वो आधे पैसे को कैश में डील करेगा और आधे पैसे को रजिस्ट्री में शो करेगा। यही कीमत है कि एक आम आदमी सपने भी सोच नहीं सकता जमीन खरीदने के बारे में, और अमीर आदमी जमीन के ऊपर जमीन खरीदते जाता है। समाज में करप्शन के प्रभाव की बात करूं, सबसे बड़ा प्रभाव यह है कि अमीर आदमी और अमीर होते जाता है, गरीब आदमी बहुत गरीब होते जाता है।
चलिए इस वीडियो का अंत यही करते हैं, बहुत जल्द दूसरे वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।